हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का चैप्टर नंबर 7 के बारे में। आज हमारा 20वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 19 लेक्चर कवर किए, जहां पे हमने देखा कि किस तरीके के एविडेंस दिए जाते हैं, एविडेंस क्या होते हैं, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस कब दिए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में सब कुछ हमने देखा। अब आज का सेशन हम बात करने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं सबूत के भार के विषय में, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा। अगर कोई फैक्ट आता है, उस फैक्ट को साबित करने का भार किस पे होगा, किस व्यक्ति पे होगा, कौन साबित करेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये यहाँ पे एक और मैगजीन देखने को मिलेगी, ऑनस प्रोबेंसिया, या फिर इसको ऑनस प्रोबेंडी भी बोला जाता है। तो इसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो पार्ट 1 होने वाला है चैप्टर 7 का, और पार्ट 2 अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो चैप्टर 7 जो है आपका पार्ट 4 के अंतर्गत आता है। इससे पहले पार्ट 3 तक हमने कवर किया। यहाँ पे बताया गया है कि साक्ष्य पेश किया जाना और उसके प्रभाव के बारे में, यानी कि साक्ष्य पेश कैसे किया जाएगा, साक्ष्य कौन पेश करेगा, उसका प्रभाव क्या होगा, किस तरीके से यहाँ पे पेश होगा, ये सारी चीज़ें आपको पार्ट 4 में देखने को मिलने वाली है। अब चैप्टर 7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 कैटेगरी में हम यहाँ पे डिवाइडेशन कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे देखिए, पहली कैटेगरी आती है आपकी सामान्य उपबंध, दूसरा विशेष उपबंध और तीसरा साबित करने के बारे में उपधारणा। अब पहला जो कंडीशन है वो बताता है जनरल प्रोविजन के बारे में, जो धारा 104 से लेकर धारा 107 तक में बताया गया है। इसमें क्या बताता है, इसमें जो भी उपबंध बताए गए हैं, जो भी रूल्स नियम कायदे बताए गए, जनरली हर चीज़ में अप्लाई होता है। हर, चाहे सिविल का मैटर हो, चाहे क्रिमिनल का मैटर हो, या फिर किसी भी तरीके का मैटर हो, उसमें जनरली अप्लाई होता है। वहीं अगर बात करें धारा 108 से धारा 114 तक के बारे में, तो ये एक स्पेशल प्रोविज़न बताता है। स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल ये भी है धारा 104 से 107, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है धारा 108 से 114 के बीच में, जैसे किसी की डेथ साबित करनी है कि वो मर गया है, ठीक है, किसी की जीवन साबित करना है, यानी कि वो जीवित व्यक्ति है, ठीक है, इसको साबित करना है। पार्टनरशिप के बारे में कुछ साबित करना है, मालिक है और उसका अभिकर्ता है, उसके बाद उनके बीच के रिलेशन साबित करना है। ये सारी चीज़ें आपके विशेष उपबंध में आएंगी। वहीं अगर तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे बताता है साबित करने के बारे में उपधारणा की बात करता है, यानी कि कुछ प्रिजम्पशन की बात करता है। कुछ प्रिजम्पशन जैसे मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। तो उसको यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले कैटेगरी आती है जहाँ पे कहता है मे प्रिज्यूम, यानी कि उपधारणा कर सकेगा। अब ये उपधारणा कर सकेगा क्या होता है, उपधारणा करेगा क्या होता है, साथ ही साथ निश्चायक सबूत क्या आता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पहले या दूसरे लेक्चर में हमने इसको कवर किया था जब डेफिनेशन क्लॉज वगैरह पढ़ रहे थे। अब इसकी प्रोविजन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अगर मे प्रिज्यूम की बात करें तो मे प्रिज्यूम आपको धारा 117 और धारा 119 में देखने को मिलेगा, यानी उपधारणा कर सकेगा। वहीं उपधारणा करेगा न्यायालय बाउंडेशन एक डाल देता है। यहाँ पे धारा 115, धारा 118 और 120, ये 3 धाराएं हैं। उसके बाद आता है आपका कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ आता है धारा 112, सॉरी पहले 112 हुआ करता था किसमें, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, ठीक है। अब ये क्या हो गया, धारा 116 हो गई है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। तो आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, सिर्फ धारा 104 से लेकर धारा 112 तक में, ठीक है, धारा 114 तक के प्रोविजन हम आज के सेशन में कवर करेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम कहाँ करेंगे, 115 से 120 तक के प्रोविजन यहाँ पे कवर करेंगे पार्ट 2 में। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम देखेंगे धारा 104 और धारा 105, तो यहाँ किस बारे में बात किया गया है कि सबूत का भार, यानी साबित करने का भार किस पर होता है और सबूत का भार क्या होता है। सबूत का भार का मतलब क्या होता है, जनरली यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई फैक्ट पेश करता है और वह कहता है कि इसका एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस बताने के लिए क्या किया, धारा 104 में कहता है कि अगर एग्जिस्टेंस बताना है, कोई व्यक्ति बता रहा है एग्जिस्टेंस, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि भाई इसका एग्जिस्टेंस है, और किस माध्यम से साबित कर रहा है वो वहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे देखिए धारा 104 की हम बात करते हैं, यहाँ धारा 104 की बात करते थे। यहाँ पे ना जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट नहीं होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे शिफ्ट नहीं होता है, ये स्थिर रहता है, एक ही व्यक्ति पे रहेगा। जैसे
कि अगर कोई क्रिमिनल मामला आता है तो क्रिमिनल मामले में अभियुक्त को यह साबित नहीं करना पड़ता कि वो निर्दोष है पहले, ठीक है। सबसे पहले कौन यहाँ पे साबित करेगा? सबसे पहले आएगा प्रोसिक्यूशन, यानी कि अभियोजन पक्ष का आता है। अभियोजन पक्ष के ऊपर क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो साबित करे कि अभियुक्त ने क्या किया है, अपराध किया है। फिर वो डिफेंस में क्या करेगा? फिर यहाँ पे 105 के तहत क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर? अभियुक्त के ऊपर। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले अगर क्रिमिनल की बात करें तो किसके ऊपर होता है? अभियोजन के ऊपर होता है। वहीं अगर हम सिविल की मैटर की बात करते हैं तो सिविल में अगर कोई व्यक्ति दावा पेश करता है, प्लेंट लगाता है, तो जो प्लेंटिफ होता है यानी कि वादी होता है, उसके ऊपर यहाँ पे लाई करती है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी सबूत का भार। तो सबसे पहले क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होता है, सबसे पहले किसके ऊपर आएगा? उसी व्यक्ति के ऊपर लाई करेगा जिसके जो यहाँ पे फैक्ट पेश करता है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे एलिगेशन लगाता है कि उसने अपराध किया है कि नहीं किया। इसके एग्जाम्पल भी हम समझेंगे आगे, ठीक है। तो जनरली पहले ये डायग्राम के फॉर्म में समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि शिफ्ट तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। जब यहाँ पे अपना मामला सिद्ध कर देता है अभियोजन, तो क्या हो जाता है कि ऑनस प्रोबेंडी यानी सबूत का भार क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है धारा 105 के तहत। तो सबूत का भार किस पे होगा? कि यहाँ पे ऑनस प्रोबेंडी एक कहलाता है, एक मैगजीम आती है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ऑनस प्रोबेंडी या फिर इसको ऑनस प्रोवेंसिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है, किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है? जैसे प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने क्या किया? एक दावा लाया, तो दावा को उसने अपनी ओर से सिद्ध कर दिया, कुछ साक्ष्य पेश किए। जब साक्ष्य पेश कर देता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है? डिफेंडेंट के ऊपर, यानी कि प्रतिवादी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो जब यहाँ पे प्रतिवादी के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हो गया बर्डन ऑफ प्रूफ, तो क्या होगा? ये सबूत का भार है किसके ऊपर चला गया? डिफेंडेंट यानी कि प्रतिवादी के ऊपर। अब अगर यहाँ पे प्रतिवादी अपना साक्ष्य पेश नहीं करता है तो ये क्या हो जाएगा? ये असफल हो जाएगा। असफल मतलब कि ये फेल हो जाएगा और इसके पक्ष में डिक्री नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या करना होगा कि इसको पेश करना पड़ेगा, साक्ष्य पेश करना पड़ेगा। अगर नहीं पेश करता है तो ये असफल हो जाएगा, और असफलता के कारण क्या होगा? इसके ऊपर डिक्री नहीं जाएगी, इसकी अगेंस्ट में डिक्री चली जाएगी। इसलिए इसको ही सबूत का भार यहाँ किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? डिफेंडेंट के ऊपर। तो ये ऑनस प्रोवेंसिया कहलाता है आपका। अब ऑनस प्रोवेंसिया देखिए, अब एक चीज देखिए, ऑनस प्रोवेंडी या फिर ऑनस प्रोवेंसिया, इसको क्या बोला था? दिस इज मैक्सिम कॉल्ड ऑनस प्रोवेंसिया, ठीक है। ऑनस प्रोवेंसिया भी इसको कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? ऑनस और प्रोवेंडी का मतलब क्या? ऑनस का मतलब होता है एक ऑब्लिगेशन, क्या करना? एक ऑब्लिगेशन डालना किसी व्यक्ति पे, कि किस चीज़ की ऑब्लिगेशन? कि प्रोवेंडी। प्रोवेंडी का मतलब होता है कि उसको किसी भी फैक्ट को प्रूफ करना, यानी कि एक जिम्मेदारी डालना किसी भी व्यक्ति पे, जो क्या होता है? किसी व्यक्ति के ऊपर शिफ्ट हो जाता है ऑब्लिगेशन के रूप में, जिम्मेदारी के रूप में, उसको साबित करना पड़ता है। तो यह साबित का भार आज आपको समझ में आया होगा। अब इसको कुछ यहाँ पे डिफरेंस समझते हैं। डिफरेंस यहाँ पे देखिए, सबूत का भार और साबित करने की जिम्मेदारी या भार, यानी कि ऑनस ऑफ प्रोबेंडी की बात करते हैं धारा 104 और धारा 105। अब ये सबूत का भार की बात करते हैं धारा 104 में है, और ऑनस प्रोबेंडी की बात करते हैं जो बर्डन शिफ्ट हो जाता है किसी व्यक्ति पे, वो धारा 105 में है। वहीं दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं तो धारा 104 की बात करते हैं, इसमें किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करना पड़ता है। जैसे क्या होता है? पूरे केस का, इसमें इंटायर जो केस होता है उसका अस्तित्व साबित किया जाता है, लेकिन इसमें अस्तित्व को किस किस द्वारा साबित किया जाएगा, ये आपका आता है साबित करने की ऑनस प्रोबेंडी के बारे में। लेकिन तीसरा आता है इसका अस्तित्व पूरे केस के लिए होता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल एक समझते हैं, ठीक है। जैसे ए है, ठीक है, ए है, ए ने क्या किया? बी के ऊपर एक एलिगेशन लगाता है कि बी ने क्या किया? मर्डर किया। अब जो मर्डर शब्द है ये पूरे इंटायर केस के लिए है। क्या है? पूरे इंटायर केस के लिए है, पूरे केस के लिए है कि इसके एक अस्तित्व यहाँ पे साबित कर रहा है। अस्तित्व क्या साबित कर रहा है? कि बी ने क्या किया है? मर्डर किया है। अब लेकिन इसमें क्या होता है? ऑनस प्रोबेंडी की विशिष्ट तथ्य को साबित करना होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है? बी कहता है कि मैं उस टाइम पे वहाँ पे नहीं था। ये पर्टिकुलर उस फैक्ट को साबित कर रहा है, यानी कि प्ली ऑफ एलिवाई साबित कर रहा है। तो एक विशिष्ट तथ्य को साबित कर रहा है ना। वहीं अगर फोर्थ की यहाँ पे डिफरेंस की बात करते हैं तो यह उस पर लागू होता है जो कहता है कि किसी तथ्य का अस्तित्व है और न्यायालय उस पर निर्णय दे। अब ए जो है, ए क्या कह रहा है कि बी ने क्या किया है? मर्डर किया है। तो मर्डर किया है तो भाई उसका अस्तित्व साबित कर रहा है।
साबित करेगा ना। और यहाँ पे अगर ए चाहता है कि न्यायालय इसके ऊपर इसकी जो फैक्ट पेश किया कि बी ने मर्डर किया है उस पर भरोसा करे, तो ए को क्या करना होगा, कुछ प्रूफ देना होगा। जब प्रूफ देगा तभी तो यहाँ पे इसके पक्ष में निर्णय देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आती है आपकी सबूत के भार के बारे में। अब यहाँ पे ऑनर्स प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यह उस व्यक्ति पर लागू होता है जो यदि साक्ष्य ना दे तो वो असफल हो जाएगा। जैसे हम डिफेंडेंट वाले हम यहाँ पे सुने थे, एग्जाम्पल अभी देखा था। ठीक है, ए ने प्लेंट फाइल किया और बी के अगेंस्ट में, ठीक है ना, ए ने कुछ साक्ष्य पेश किया और कुछ अस्तित्व साबित कर दिया उस केस की। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, बी के ऊपर। अगर बी नहीं देगा तो वो असफल हो जाएगा और उसके अगेंस्ट में डिक्री चली जाएगी। तो यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, बी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद आता है 5th नंबर, यहाँ भार दूसरे व्यक्ति पर अंतरित नहीं होता है। जैसे मैंने बताया एक धारा 104 में वहाँ पे एक जगह स्थिर रहता है, एक ही व्यक्ति पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसमें दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ, जैसे डिफेंडेंट के ऊपर शिफ्ट हो गया था। अब बात करते हैं बेरेक्ट की। तो बेरेक्ट में अगर आप बेरेक्ट से बेरेक्ट जरूर खोलिएगा। यहाँ पे कहता है धारा 104, पहले धारा 101 हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है, जो 1872 लागू था। अब सबूत के भार के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे कहता है कि जो कोई न्यायालय से यह चाहता है, अब भाई न्यायालय से क्या चाहता है वो, कि वह ऐसे विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे। अब भाई ए है, एक चाहता है कि न्यायालय जो है किसी विधिक अधिकार के बारे में, पहली चीज, और दूसरा आता है किसी दायित्व के बारे में न्यायालय क्या करे, निर्णय दे। लेकिन किस विधिक अधिकार और किस दायित्व की बात करता है, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है। किन तथ्यों के, जिन्हें वह व्याख्यान करता है, यानी कि जिसे ए कहता है, जिन तथ्यों को ए बताता है और एक कहता है कि इन तथ्यों के बारे में विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में ना न्यायालय निर्णय दे दें। तो यहाँ पे ए को क्या करना पड़ेगा, ए को उस चीज को साबित करना पड़ेगा कि उस तथ्य का जो फैक्ट यहाँ पे पेश कर रहा है, जो चाहता है कि विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में उसका निर्णय दे न्यायालय, तो वो क्या करेगा, उसका अस्तित्व को साबित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए जो व्यक्ति आबद्ध है वो कौन आबद्ध होगा, जो यहाँ पे जैसे प्लेंट अगर किसी ने फाइल किया तो वादी यहाँ पे आबद्ध होगा। कैसे कि यहाँ पे उसके ऊपर यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। दूसरा, अगर क्रिमिनल मामला चल रहा है, क्रिमिनल मामला पेश हो रहा है, तो यहाँ पे जब चालान पेश होता है तो अभियोजन पक्ष के ऊपर ये मामला होता है। ठीक है, भार रहता है कि वो सिद्ध करे कि अभियुक्त ने क्या किया है, अपराध किया है। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ यही कहलाता है, यानी कि जो व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व को साबित करने के लिए आबद्ध है तो वो क्या कहलाएगा, वो उसके ऊपर ये कहा जाएगा उसके ऊपर सबूत का भार है, उसको साबित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया हो कौन व्यक्ति आबद्ध होगा। तो आपराधिक मामला और सिविल मामला दोनों में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दृष्टांत, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल हम अलग से लेके नहीं आए, इसी का एग्जाम्पल है। दो एग्जाम्पल यहाँ पे हैं कि जैसे ए है, ठीक है, यहाँ पे पहला वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि का न्यायालय से चाहता है कि वह खा को उस अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय दे जिसके बारे में का कहता है कि खा ने किया है। अब ए कहता है बी न्यायालय से कि बी ने क्या किया है, चोरी की है। ठीक है, जब कहता है कि चोरी की है तो यहाँ पर बी ए को साबित करना, उसका अस्तित्व साबित करना पड़ेगा, तभी तो इसके बारे में निर्णय देगा। और वहाँ पे इस साक्ष्य भी पेश करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे कौन आबद्ध है, ए आबद्ध है। ए किस चीज के लिए आबद्ध है कि यहाँ पे वो सबूत पेश करे। दूसरा आता है कि का न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिन्हें सत्य होने का वह व्याख्यान करता है और खा प्रत्याख्यान करता है, यह निर्णय दे कि खा के कब्जे की वह भूमि का हकदार है। अब देखिए एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो बी के कब्जे में है। किसके कब्जे में है, बी के कब्जे में है। अब ए कहता है कि ये प्रॉपर्टी है वो किसकी है, ए की है, और ए ने कुछ ऐसी बात बताई जो चाहता है कि इसके ऊपर न्यायालय विश्वास कर ले कि इस तथ्य का अस्तित्व है और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है किसके पक्ष में आ जाए, ए के पक्ष में आ जाए और ए के पक्ष में निर्णय सुना दिया जाए। तो यहाँ पे साबित करने का भार किसके ऊपर है, ए के ऊपर है। तो यहाँ पे सबसे पहले बी साबित नहीं करे क्योंकि बी ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जाधारी है, कब्जा है उसका। तो बी को साबित नहीं करना पड़ेगा, पहले किसको साबित करना पड़ेगा, ए को साबित करना पड़ेगा। तो ए के ऊपर क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ है। तो जब ये ए कुछ साबित कर देगा तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ के 105 की तरह किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि अगर बी ने ऐसा पेश नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वो असफल हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कहता है कि सबूत का भार किस पर होता है, तो किसी बात या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी की ओर से साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे कहता है कि बी पर यानी कि खा पर उस भूमि के लिए का वादल आता है, खा के कब्जे में है, यानी कि एक प्रॉपर्टी है, किसके कब्जे में है, बी के कब्जे में है। कौन सूट ला रहा है, ए सूट ला रहा है, एक वाद ला रहा है कि किस चीज़ के लिए, कि ये जो प्रॉपर्टी है किसकी है, ए की है। अब यहाँ पे जिसकी यहाँ पे ए क्या कहता है कि जो प्रॉपर्टी है वो बी के पिता गा के विल द्वारा का के लिए दी गई थी, यानी कि ए कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसने दी थी, बी के पिता थे। कौन थे, सी। कौन थे, सी थे। सी ने क्या किया था, अपने विल में मुझे यानी कि ए को प्रॉपर्टी दी थी वसीयत के माध्यम से, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी बी किस में उस पर कब्जा किया हुआ है, उस प्रॉपर्टी पे कब्जा है उसका। लेकिन ए क्या कथन कर रहा है कि बी के पिता सी ने वसीयत के माध्यम से मुझे ये प्रॉपर्टी दी थी। अब वसीयत को साबित करेगा। जब वसीयत को साबित करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मान लीजिए ए और बी की ओर से दोनों से यहाँ पे एविडेंस पेश नहीं हुए तो किसके कब्जे में रहेगी प्रॉपर्टी, फिर बी के ही कब्जे में रहेगी, क्योंकि बी ऑलरेडी उसका हकदार है, क्योंकि सी का वारिस बी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए को साबित करना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बी के ऊपर यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा। बी अगर साबित नहीं कर पाया तो प्रॉपर्टी किसके ऊपर चली जाएगी, ए को चली जाएगी, इसलिए बी असफल हो जाएगा। तो यहाँ पे बी को यहाँ पे ये डर रहेगा कि अगर वह असफल हुआ तो प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाएगी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाएगा, बी के ऊपर जाएगा यहाँ पर। अब बात आती है धारा 106 की। धारा 106 क्या बात करता है, विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। अब कोई ऐसी विशिष्ट तथ्य है जो किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के नॉलेज में है तो सिर्फ उसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा ना सबूत, किसी और के द्वारा दिया नहीं जा सकता। तो जैसे किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से कहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे जब तक कि किसी विधि द्वारा बंधित ना हो कि किसी तथ्य के सबूत के बारे में भार कर किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगी। अब देखिए, जब मान लीजिए कोई स्पेशल फैक्ट है, कोई विशिष्ट तथ्य है जिसको किसी व्यक्ति को यहाँ पे उसके बारे में नॉलेज है, तो यहाँ पे उसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे साक्ष्य दिया जाएगा जब तक कि विधि द्वारा यह ना कहा गया हो। विधि द्वारा मान लीजिए यह उपबंधित है कि इसका साक्ष्य किसी अन्य के द्वारा दिया जाएगा तो अन्य के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन अगर विधि द्वारा उपबंधित नहीं है, जिसके नॉलेज में है तो वही देगा। जैसे एग्जाम्पल है कि खा को का चोरी के लिए अभियोजित करता है, यानी कि ए है बी को एक अभियोजन चलाता है बी के ऊपर कि बी ने क्या किया है, चोरी किया है, और न्यायालय से ए चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि खा ने चोरी की स्वीकृति गा से की थी। अब भाई ए कहता है कि बी ने चोरी की है और इसने सी से कन्फेस किया है कि मैंने चोरी किया है, ठीक है। तो जब यहाँ पे इस कथन कर रहा है ए, तो ए को ये चीज साबित करनी पड़ेगी। तो भार किसके ऊपर हुआ, तो स्पेशल फैक्ट किसके, यहाँ पे ए है। अब ए जो इस फैक्ट का विशिष्ट तथ्य है इसको कैसे साबित कराएगा भाई, तो इस तरीके से साबित कराएगा कि सी को यहाँ पे सी की गवाही करवा सकता है। बी ने किससे बोला था, सी से बोला था ना कि उसने चोरी की है, तो सी से यहाँ पे गवाही दिलवा सकता है, ये सबूत हो गया। वहीं अगर का को यह स्वीकृति साबित करनी होगी, ठीक है। अब बी जो है यानी कि खा, जो ये न्यायालय से यह चाहता है कि वह विश्वास करे कि वह प्रश्न का समय पर अन्यत्र था। अब यहाँ पे बी भी एक स्टेटमेंट देता है कि जब ये चोरी हुई तो उस टाइम पे बी वहाँ पे नहीं था जहाँ चोरी हुई है, वो कहीं और था। प्ली ऑफ एलिवाई के यहाँ पे अन्यत्र उपस्थिति का यहाँ पे साक्ष्य देता है, ठीक है। यानी कि प्ली ऑफ एलिवाई कहाँ पढ़ा था, सीपीसी में। ये मुझे कमेंट कर बताइए कौन से सेक्शन में पढ़ा था, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे बी को साबित करनी पड़ेगी कि वह अन्यत्र उपस्थिति थी उसकी, कहीं और था, क्योंकि ये जो स्पेशल फैक्ट है कि वह कहीं और था, ये किसको पता होगा, बी को पता होगा ना, तो बी ही यहाँ पे सबूत देगा। इसलिए ये विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार की बात करता है। उसके बाद आता है धारा 107। धारा 107 क्या बात करता है, साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार। अब मान लीजिए मुझे एक ए नाम का फैक्ट है, ठीक है,
इस फैक्ट को मुझे प्रूव करना है, लेकिन इसको प्रूव करने से पहले मुझे क्या करना होगा, बी नाम का प्रूव करना पड़ेगा। बी नाम का एक फैक्ट है, उसको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने ए नाम के फैक्ट को यहाँ पे न्यायालय के समक्ष पेश किया तो न्यायालय ने कहा क्या बोला कि बी को पहले यहाँ पे साक्ष्य पेश करो। ठीक है, बी को साबित करो, तो ये ऑलरेडी ये साबित माना जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है किसी तथ्य को साबित करने के लिए उसे समर्थ बनाने वाले अन्य तथ्य को साबित किया जाना। जैसे एग्जाम्पल, अब मान लीजिए बी द्वारा मृत्युकालिक कथन को का साबित करना चाहता है। देखिए जैसे ए है, ठीक है, ए ने क्या किया, एक मृत्युकालिक कथन यानी कि धारा 26 पढ़ा है आपने, पुराने इंडियन एविडेंस की बात करें तो धारा 32 है, उसके तहत मृत्युकालिक कथन साबित होता है। ठीक है, रिलेवेंट है। तो जो मृत्युकालिक कथन ए ने पेश किया, ठीक है, कि बी जो है वो मर गया है, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, बी की डेथ को प्रूव करना पड़ेगा कि बी की डेथ हो चुकी है। ठीक है, अगर बी की डेथ यहाँ पे हो चुकी है तो फिर इसके बाद इसकी मृत्युकालिक कथन यहाँ पे साबित होगा। तो पहले जो इस अगर ये डेथ डाइंग डिक्लेरेशन प्रस्तुत करना चाहता है ए, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डेथ साबित करनी पड़ेगी, और डेथ साबित होगी तो उस मृत्युकालिक कथन को एक सामर्थ्य मिलेगा, एक कैपेबिलिटी मिलेगी उसको, और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वही चीज़ यहाँ पे कहते हैं दूसरा एग्जाम्पल कि का किसी खोई हुई दस्तावेज के अंतर्वश को द्वितीयक साक्ष्य देना चाहता है। अब मान लीजिए ए है, ठीक है, यहाँ पे ए जो है वो कोई दस्तावेज पेश करना चाहता था, लेकिन उसके पास वो मूल दस्तावेज नहीं था, उसकी एक फोटोकॉपी है या फिर द्वितीयक साक्ष्य है, सेकेंडरी एविडेंस है, और कहता है कि जो प्राइमरी एविडेंस था वो मुझसे खो गया कहीं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले ए को ये साबित करना पड़ेगा कि उस दस्तावेज में उसके द्वारा खो गया है, उसने खो दिया है कहीं। अगर ये खो जाना साबित हो गया है तब ये सेकेंडरी एविडेंस के लिए इंटाइटल होगा, सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है। तो ये किसी साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए कोई अन्य तथ्य साबित किया जाता है, और उस तथ्य को साबित करने का भार किसके ऊपर है, जो यह कहता है। यानी ए अगर कह रहा है डाइंग डिक्लेरेशन प्रस्तुत कर रहा है, तो ए ही साबित करेगा कि उसकी डेथ हुई है। अगर ए को यहाँ पे द्वितीयक साक्ष्य पेश करना है तो पहले इसको साबित करना पड़ेगा कि जो मूल दस्तावेज है वो खो गई है कहीं। आगे बात समझ में, ये हो गया। उसके बाद आता है धारा 108। धारा 108 की बात करें यहाँ पे तो ये कहता है कि यह साबित करने के बाद अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। जैसे हमने पढ़ा जनरल रूल, हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी आपराधिक मामला आता है तो उसमें सबसे पहले साबित करने का भार किसके ऊपर होता है, अभियोजन के ऊपर। वहीं अगर हम बात करें अगर सिविल की तो वादी के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे एक चीज़ कहता है कि अगर मान लीजिए जो भारतीय न्याय संहिता में आपने साधारण अपवाद पढ़े हैं, ठीक है, तो साधारण अपवाद में यहाँ पे अगर जो अभियुक्त है, अभियुक्त के ऊपर मान लिया हत्या का आरोप लगा, ठीक है, और हत्या के आरोप में जो अभियुक्त है यानी अपराधी है जो, वो कहता है कि जब मैं हत्या कर रहा था मुझे उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैं चित्त विकृत था या पागल था, या फिर साधारण अपवाद के अंतर्गत मेरा मामला आता है, तो पहले यहाँ पे अभियुक्त को ही साबित करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभियुक्त को ये यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन कहता है कि वहाँ पे जनरली क्या है कि अभियोजन पक्ष के साथ साबित करता है, लेकिन यहाँ पे कौन साबित करेगा, अगर यहाँ पे अपराधी जो है, अभियुक्त जो है, वो कहता है कि मेरा मामला साधारण अपवादों के अंतर्गत आता है जो BNS में बताए गए हैं, तो वहाँ पे पहले अभियुक्त को ही साबित करना पड़ेगा कि भाई वो साधारण अपवाद के अंतर्गत क्यों आता है, कैसे आता है, उसने ऐसा क्या किया है, क्या हो गया था उस टाइम जब उसने अपराध किया। वही चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे कहता है कि हत्या का अभियुक्त का अभिकथित करता है कि वह चित्त विकृति के कारण उस कार्य को प्रकृति को नहीं जानता था। यानी कि ये जो है, ये कहता है कि जब मैं हत्या कर रहा था मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा उसे नहीं पता था। तो चित्त विकृत के कारण यहाँ पे अगर चित्त विकृत वाला कहाँ पे बताया गया है, BNS में साधारण अपवाद में, तो BNS में अगर आप देखोगे तो धारा 22 वहाँ पे चित्त विकृत की बात करता है। अगर चित्त विकृत के कारण अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको यहाँ पे सजा नहीं मिलती है। अगर ये अभियुक्त कहता है तो उसको यहाँ पे साबित करना पड़ेगा अभियुक्त को। सिर्फ कह देने से नहीं होगा कि साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है तो यहाँ पे उसको छूट मिल जाएगी सजा में। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है कि हत्या के अभियुक्त का विकथित करता है वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो गया था।
जैसे हत्या टाइम पे वहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया ना, तो वहाँ पे अगर हत्या को आपराधिक मानव वध में कन्वर्ट करवाना है तो वहाँ पे कम सज़ा हो जाती है। तो उसके लिए अगर यहाँ पे कहता है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया गया था उसको, जिसके कारण से वो आत्मसंयम शक्ति से वंचित हो गया और सामने वाले का खून कर दिया, मर्डर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे उसको ये साबित करना पड़ेगा कि उसको प्रकोपन दिया गया था और किस तरीके से प्रकोपन दिया गया था, ये साबित करना पड़ेगा उसे। उसके बाद आता है धारा 109। धारा 109 क्या बात करता है, विशेषतः यह तथ्य को साबित करने का भार। जब कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार कि उस पर है। जैसे कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है जो किसी अपराध के बारे में जानता है कुछ, ठीक है, अगर किसी अपराध के बारे में जानता है तो सिर्फ वही बता सकता है ना, क्योंकि स्पेशल नॉलेज तो उसी को है, तो वही आके यहाँ पे उस सब साबित करने का भार, सबूत का भार किसके ऊपर है, सिर्फ उसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास होगा जिसके पास यहाँ जो कहता है कि मैंने इस आशय से यहाँ पे कार्य किया था। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कहता है जबकि कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्न किसी आशय से करता है जिसे उस कार्य का स्वरूप या परिस्थितियाँ इंगित करती हैं, तब उस आशय को साबित करने का भार उसी पे होगा जो ऐसा कार्य कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए के सामने क्या आ जाता है, एक बाघ आता है, ठीक है, और इसके ऊपर ए के ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ पे एक दूर खड़ा व्यक्ति है बी, ठीक है, उसके पास एक बंदूक है। अब ये चाहता है कि इस बाघ को गोली मार दी जाए ताकि ए को बचाया जा सके। अब जब ये गोली चलाता है तो यहाँ पे बाघ की जगह गोली किसको लग जाती है, ए को लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बी को ये साबित करना पड़ेगा कि भाई इसका इंटेंशन जो है ए को मारने का नहीं था, ए को मारने से भिन्न इसका आशय था। भिन्न आशय क्या था कि बाघों को मारना ताकि ए को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। तो भाई यहाँ पे बी का इंटेंशन क्या था, ये बी को ही साबित करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल नॉलेज बी की है, बी का कार्य था, यानी बी ने ऐसा कार्य किया था, उसका स्वरूप, उसकी परिस्थितियाँ क्या थी, वो बी को साबित करनी पड़ेगी कि मैं बाघ को मारना चाहता था ताकि उसको ए को बचाया जा सके। तो स्पेशल नॉलेज की विशेषता या तथ्य किसके ऊपर है, इंटेंशन किसका था, बी का था ना, बी ने गोली चलाया था, तो बी को यहाँ पे साबित करना पड़ेगा। साबित करने का भार किसके ऊपर है, बी के ऊपर रहेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, खा पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। अब मान लीजिए टीटी आते हैं, ठीक है, टीटी साहब आए, अब यहाँ पे एक व्यक्ति को पकड़े, अब उस व्यक्ति के पास टिकट ही नहीं है, ठीक है, पूछा टिकट कहाँ है, बोला, देख के 2-3 जेब देखे, हाँ जेब में तो है नहीं टिकट, सर मैंने टिकट तो लिया था, टिकट है जेब में नहीं, कहीं गिर गया। अब यहाँ पे इसका परिस्थितियाँ क्या दर्शित कर रही हैं कि उसके पास टिकट नहीं था, वो झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे ये साबित करने का भार किसके ऊपर रहेगा कि इसके पास टिकट थी, बी को ही यहाँ पे साबित करना पड़ेगा, यानी खा को साबित करना पड़ेगा कि उसके पास टिकट थी। कि स्पेशल नॉलेज किसके पास होगी कि टिकट था कि नहीं था, बी को ही होगी ना, तो बी को ये साबित करना पड़ेगा कि उसके पास टिकट थी। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है आपका धारा 110 और धारा 111। अब ये बहुत ही इजी है, ज़्यादा इसमें खींचतान नहीं है। इसमें एक में बताता है कि एक में डेथ साबित करनी है और दूसरे में लाइफ को साबित करना है। कैसे, देखिए धारा 110 क्या कहता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। अब मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया है। तो यहाँ पे ये शो किया जाता है, यहाँ पे ये दिखाया जाता है, यहाँ पे दर्शित किया जाता है कि 30 वर्ष के भीतर जीवित था वह व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो 30 वर्ष के भीतर वो जीवित था। भाई मेरे दुकान से वो सामान लेके जाता था, भाई वो जीवित है। लेकिन वहीं पे अचानक कोई व्यक्ति आके कहता है कि नहीं वह व्यक्ति तो मर गया है, तो साबित करने का भार किसके ऊपर रहेगा, साबित करने के भार उसी व्यक्ति पर रहेगा जो कहता है कि वह मर गया है। भाई काफ़ी लोग तो कह रहे हैं कि वो जीवित है, 30 वर्ष के भीतर उसका जीवित होना पाया गया है,
अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर्टिकुलरली आके यहाँ पे अचानक से बोल देता कि नहीं वो मर गया है, तो साबित करने का भार किसके ऊपर रहेगा? उसी व्यक्ति पर जो अफर्म करता है, यानी कि जो कहता है कि वो मर गया है, उसके ऊपर रहेगा। वहीं अगर हम बात करें धारा 111 की, तो यहाँ पे कहता है कि यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष के भीतर कुछ नहीं सुना गया है तो वो जीवित है। देखिए, हमारा लॉ जो है, कानून जो है, वो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में पिछले 7 वर्षों से कुछ भी नहीं सुना गया ना, उसको डेड मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? डेड, यानी कि मृत घोषित करवाया जा सकता है। वहीं देखिए, अब यहीं पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में पिछले 7 वर्षों से कुछ नहीं सुना गया, तो या और कोई अचानक आकर कहता है कि नहीं वह व्यक्ति तो जीवित है, मैंने देखा है, तो फिर जो व्यक्ति कहता है कि जीवित है वही साबित करेगा कि हाँ वह जीवित है। कहाँ जीवित है, कब देखा था, क्यों, कैसे देखा था, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कैसे देखा था मतलब कहाँ से जा रहा था तो वो देखा था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसको साबित करनी पड़ेगी जो अफर्म करता है कि जीवित है। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर जीवन के बारे में है तो यहाँ पे अगर जिसके बारे में 7 वर्ष के भीतर कुछ भी नहीं सुना गया है, 7 वर्ष तक, उसको डेड मान लिया जाता है। उसको अगर कोई व्यक्ति कहता है जीवित है तो जो कहता है उसी के द्वारा साबित किया जाएगा। और अगर मृत्यु की बात करता है तो 30 वर्ष के भीतर अगर उसके बारे में कुछ जीवित होना ज्ञात है और किसी में कोई व्यक्ति कहता है हाँ जीवित है और कोई अचानक आकर कहता है नहीं वो तो मर गया है, तो फिर जो कहता है मर गया है उसके द्वारा साबित किया जाएगा। साबित करने का भार उसके ऊपर रहेगा। ये सिर्फ साबित करने के भार के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन साबित करेगा भाई, कौन साक्ष्य देगा, उसके बारे में है। धारा 112 क्या कहती है कि भागीदारों, स्वामी, अभिधारी और मालिक और अभिकर्ता के मामलों के सबूत का भार। अब जब यहाँ पे पार्टनर्स का रिलेशन हो, ठीक है, या फिर भूमि स्वामी और अभिधारी यानी कि मालिक जो है आपका लैंडलॉर्ड्स है और टेनेंट यानी किराएदार है, उसका अगर कुछ रिलेशन है, मालिक और अभिकर्ता प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध है, और यहाँ पे ये लोग इस रूप में कार्य भी कर रहे थे यानी कि पार्टनर्स के रूप में कार्य कर रहे थे, लैंडलॉर्ड्स टेनेंट के रूप में कार्य कर रहे थे, प्रिंसिपल एजेंट के रूप में कार्य कर रहे थे। अब यहाँ पे इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है? जब रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही थी इस टाइम पे कुछ डिस्प्यूट इनके बीच में उत्पन्न हो जाता है। अब तब यहाँ पे अगर कोई कहता है कि इनके बीच में कोई संबंध ऐसा था ही नहीं, भाई कार्य तो कर रहे थे, काम तो कर रहे थे, अगर कोई आगे कहता है कि इनके बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था, तो यहाँ पे जो ये कहता है ना कि कोई संबंध नहीं था, इसको ही साबित करना पड़ेगा। यानी उस साबित करने का भार किसके ऊपर है? जो ऐसा अफर्म कर रहा है, जो कहता है कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं था, हालांकि ये कार्य तो कर रहे थे, रिलेशनशिप एग्जिस्ट थी, लेकिन फिर भी अगर कहता है कि कोई संबंध नहीं था तो इसको साबित करना पड़ेगा। अब वहीं अगर बात करें स्वामित्व के बारे में, धारा 113 स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। अब मेरे पास मान लीजिए मेरा मोबाइल है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको मोबाइल को अपने पास ही रखता हूँ, हमेशा रखता हूँ। अब पर्टिकुलर कोई व्यक्ति आ जाता है बी नाम का, वो कहता है कि भाई ये तुम्हारा मोबाइल तो नहीं है, ये किसी और का मोबाइल है, ये मान लीजिए बी कहता है कि ये मेरा मोबाइल है, तो भाई इस मोबाइल पर कब्जा तो मैंने किया था ना, चला मैं रहा हूँ इतने दिन से, तो मोबाइल किसकी हुई? वो मेरी हुई। लेकिन अगर स्वामित्व पे ही यहाँ पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि ये इसका कब्जा जिसका है वो उसका स्वामी नहीं है, तो जो कहता है ना कि वह स्वामी नहीं है तो उसको ही साबित करना पड़ेगा। जैसे ए है और बी, ठीक है, फिर से एग्जाम्पल लेते हैं ए और बी। अब बी के कब्जे में एक प्रॉपर्टी है, अब ए कहता है कि जो प्रॉपर्टी बी के कब्जे में है वो बी की नहीं है, वो सी की है, तो यहाँ पे एक क्या करना पड़ेगा? साबित करना पड़ेगा कि सी की प्रॉपर्टी है। भाई किस तरह से कर रहा है, किस दस्तावेज के आधार पे कह रहा है, ये कौन साबित करेगा? ए को ही साबित करना पड़ेगा, क्योंकि ए कहता है कि बी के कब्जे की प्रॉपर्टी बी की नहीं है। आ गई बात समझ में? अब धारा 114 की बात करता है, गुड फेथ की बात करता है। जो गुड फेथ का रिलेशन है ना, सक्रिय यहाँ पे सद्भाव की बात करता है। तो यहाँ पे उन संव्यवहार में सद्भाव को साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। सक्रिय विश्वास का मतलब क्या होता है? सक्रिय विश्वास किसके बीच में होता है? पिता पुत्र के बीच में होता है। यानी कि पिता अगर कुछ कहता है पुत्र से तो उसको वो तो एकदम पुत्र को ये लगता है ना कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं,
वकील अपने अगर पक्षकारों से कहता है तो यहाँ पे क्लाइंट क्या करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं। डॉक्टर अगर अपने मरीज से कहता है तो डॉक्टर का जो डोमिनेंट यहाँ पे हो रहा है ना, जो डॉक्टर है उसकी बात मरीज तो मानता है, जो कहेगा वो मानेगा मरीज। ठीक है, एक सक्रिय विश्वास इनके बीच बना हो रहता है, पति पत्नी के बीच में यह सक्रिय विश्वास होता है। तो यहाँ पर जहाँ पक्षकारों के बीच में संव्यवहार के सद्भाव के बारे में प्रश्न है जिनमें एक पक्षकार दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में है, यानी कि एक पक्षकार अगर कुछ बोलेगा तो दूसरे उसको करते ही हैं लगभग। ठीक है, सक्रिय विश्वास है उनके बीच में, स्थिति ऐसी है। तो वहाँ पे उसके सद्भाव के बारे में, संव्यवहार के सद्भाव के बारे में साबित करने का भार उस पर होगा जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में था। तो जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में कौन होगा, पिता पुत्र में कौन होगा, तो यहाँ पे पिता होगा। वकील क्लाइंट में कौन होगा, वकील होगा, क्योंकि उसकी बात मान रहे। डॉक्टर मरीज के में सक्रिय विश्वास की स्थिति में कौन होगा, तो डॉक्टर होगा। तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन उठाया जाता है तो साबित करने का भार किसके ऊपर होगा, डॉक्टर के पास। वकील पक्षकार के बीच में होता है तो वकील यहाँ पर होगा। पिता पुत्र के बीच में अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जो पिता है वो साबित करेगा, साबित करने का भार किसके ऊपर, पिता के ऊपर रहेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे कहता है कि पुत्र द्वारा जो कि हाल ही में प्राप्त व्यय हुआ है। ठीक है, यानी कि जो पुत्र है हाल ही में क्या हुआ है, वो मेजर हो गया, 18 वर्ष से ऊपर का हो गया। अब यहाँ पे पिता को किए गए किसी विषय का सद्भाव, यानी कि पिता को कुछ ऐसा सद्भाव किया गया था जो पुत्र द्वारा लाए गए बाद में प्रश्न का था, यानी कि जो पुत्र है वो कोई एक मामला लाता है अपने पिता के खिलाफ। जब ये ऐसी बात के लिए जो उस टाइम की बात है जब ये प्राप्त व्यय नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस व्यवहार का सद्भाव साबित करने का भार किसके ऊपर रहेगा, जो पिता है उसके ऊपर रहेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आती है आपकी गुड फेथ साबित करने की बात आती है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब जब हम अगली धारा पढ़ेंगे जिसमें प्रिजम्पशन के बारे में बताया गया है, उसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।